साई राम बच्चों, कैसे हो? गुड। सब अच्छे हैं और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हो या नहीं? वेरी गुड, कर रहे हो। तो देखो बच्चों, आपका हाफ ईयरली तक का हिंदी बसंत का लेसन कंप्लीट हो चुका है और अब मैं पहले व्याकरण का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। तो अभी आपका हम व्याकरण में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 समास। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग की जो एक्सरसाइज है वो आपको स्वयं करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज मैंने बुक में वीडियो में फिल करा दी थी, तो आपको उसको नोटबुक में करना है। बाकी मैं पीडीएफ आपको भेज रही हूँ, तो आप पीडीएफ के माध्यम से कीजिएगा, लेकिन प्रत्यय और उपसर्ग की कोई पीडीएफ नहीं भेजूँगी, उसको आपको एक्सरसाइज से ही कंप्लीट अपनी नोटबुक में करना है। तो अब आते हैं हम समाज पर। देखो बच्चों, आपको चैप्टर नंबर 3 मैंने पढ़ाया था संधि। क्या पढ़ाया था? संधि। तो संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? दो वर्णों का मेल। वर्ण जानते हो ना? आ ई क ख ग घ, ये सब क्या है? वर्ण। तो दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक पदों के मेल को, यानी शब्दों का जो मेल होता है उसको हम समास कहते हैं। विद्या के लिए आलय, तो ये बहुत लंबा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? विद्यालय। तो विद्यालय क्या है? एक समास है। तो आपको क्या करना है? तो ये याद रखना है, समस्त पद का अर्थ होता है एक से अधिक शब्दों से समास करके बना शब्द, अर्थात समास से बना संक्षिप्त शब्द। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समस्त पद होता है आपका, जो क्या होता है? समस्त एक से अधिक शब्दों से समास करके बना शब्द, अर्थात समास से बना संक्षिप्त शब्द। ठीक है, समास से बना संक्षिप्त शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद। और समास विग्रह होता है जब हम किन्हीं दो पदों को, किसी समास से बने हुए दो पदों को हम जब दो अलग अलग भागों में व्यक्त करते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। देखो, पहले मैं आपको इसकी रीडिंग करके आपको समझाती हूँ, फिर आपको। बच्चों, आपने ऊपर दिए गए चित्रों को देखा और उसके नीचे लिखे शब्दों तथा शब्द समूह को भी पढ़ा। ऊपर दिए गए पहले और दूसरे चित्र में क्रमशः त्रिकोण तथा क्या है? दशानन शब्द, त्रिकोण तथा दशानन शब्द दिए गए हैं, जबकि तीसरे और चौथे चित्र में क्रमशः विद्यालय तथा भाई और बहन शब्द समूह दिए हैं। त्रिकोण तथा दशानन शब्द दो शब्दों के मेल से बने, त्रि प्लस कोण तथा दस प्लस आनन, ये समस्त पद कहलाते हैं। ठीक है, समस्त पद क्या है आपका? त्रिकोण समस्त पद है, और त्रि प्लस कोण, तो त्रि और प्लस कोण हमने क्या कर दिया? समास विग्रह कर दिया। 10 प्लस आनन, 10 और प्लस आनन करके हम समास विग्रह करें, लेकिन दशानन क्या है? समस्त पद। समस्त पद का अर्थ होता है एक से अधिक शब्दों से समास करके बना शब्द, अर्थात समास से बना संक्षिप्त शब्द। समस्त पद के दो पद होते हैं। एक ये समस्त पद है, इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद
ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद, पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद। जैसे त्रिकोण, 3 प्लस कोण, तो 3 कोणों का समूह, यहाँ पर क्या हो गया, त्रिकोण। तो 3 क्या है आपका पूर्व पद और कोण क्या है आपका उत्तर पद। पहला जो शब्द है वो पूर्व पद कहलाता है और जो बाद वाला शब्द है वो आपका उत्तर पद कहलाता है। तो 3 कोणों का समूह क्या कहलाएगा, त्रिकोण। और त्रिकोण हो गया आपका समस्त पद। ठीक है, समस्त पद क्या है आपका त्रिकोण। पूर्व पद है आपका 3 और उत्तर पद है आपका कोण, उनको मिला के जो बना त्रिकोण वो हो गया आपका समस्त पद। और क्या है, जब हमने समास त्रिकोण को हमने अलग अलग करके लिखा 3 प्लस कोण, तो उसको कहते हैं हम समास विग्रह। क्या कहते हैं, समास विग्रह। और जब हम 3 प्लस कोण को एक साथ मिलकर लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं समस्त पद। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। तो अब आइए आप समस्त पद को तोड़कर लिखा जाना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। इस प्रकार समस्त पद और समास विग्रह की 2 प्रक्रियाएं हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप, आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। या 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को भी लिख सकते हैं और 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने में सहायक होता है। समास से क्या होता है, कम से कम शब्दों में यह अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने में सहायक होता है। इस प्रकार कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले तथा आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं या समास कहलाता है। लेकिन आप सिंपल सा भी लिखोगे, 2 या 2 से अधिक पदों, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, तो ये है आपका समास क्या कहलाता है, कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करने वाला तथा आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आप सिंपल सा इतना लिखोगे, आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, तो वो परिभाषा भी आपकी मान्य होगी। तो फिर आप आइए अब देखते हैं समास के भेद। ये तो थी समास की परिभाषा, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद क्या है आपका, जो पहला शब्द होता है उसे पूर्व पद और जो दूसरा शब्द होता है उसे उत्तर पद कहते हैं और दोनों शब्दों से मिलकर जो बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है, जब समस्त पद को अलग अलग किया जाता है, तोड़कर अलग अलग किया जाता है, तो उसे समास विग्रह कहते हैं। इतना ध्यान हो गया। और समास क्या है, 2 आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। फिर है आपका समास के भेद। अब समास के कितने भेद हैं ये देखिए। समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो देखो तत्पुरुष समास पहले पढ़ते हैं हम। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या है, देखो राजपुत्र, राजा और पुत्र। पूरा पहला पूर्व पद क्या है इसका, राजा, और उत्तर पद पुत्र। समास विग्रह क्या हुआ, राजा का पुत्र। राजपुत्र को हमने अलग अलग भागों में विग्रह किया, तो राजा का पुत्र। और पूर्व पहला पद है इसका राजा, दूसरा पद है इसका पुत्र, तो राजपुत्र क्या बना, राजपुत्र। और राजपुत्र को जब हम इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं तो समास विग्रह क्या है, राजा का पुत्र। इस तरह घुड़सवार, घोड़ा पूर्व पद है और सवार उत्तर पद है, तो घुड़सवार, घोड़ा और सवार तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार तो क्या कहलाता है, घुड़सवार। ऐसे ही जेब खर्च,
सॉरी गुणहीन, गुण और हीन, गुण पूर्व पद है, हीन उत्तर पद है, गुण से हीन या गुणों से हीन गुणहीन कहलाता है। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। तो अपने उपयुक्त उदाहरण में देखा कि समास विग्रह में आए विभक्ति चिन्हों विभक्ति चिन्ह क्या था? का, पर, से, के लिए। ठीक है, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। गुण, घोड़ा, राजा, घोड़ा, गुण तथा जेब के पूर्व पद में प्रयोग किया गया है अतः यहाँ समास समस्त पद इस प्रकार हैं। क्या है? राजपुत्र, घुड़सवार, गुणहीन, जेब खर्च। तो आपको जब तत्पुरुष समास क्या होता है? जहाँ पर जिस समास में या जहाँ समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति चिन्ह आपने पहले भी पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन हे हो हरे। तो ये आपके जो चिन्ह हैं के, का, के लिए, ये सब क्या है? विभक्ति चिन्ह है। आपको पहले 5th में भी पढ़ा होगा आपने, विभक्ति चिन्ह संस्कृत में भी पढ़े हैं। तो जिस समास में जब हम समास विग्रह या करते हैं तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है और समस्त पद में उनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। और इसका उत्तर पद क्या? लास्ट वाला जो शब्द है वो मुख्य होता है। जैसे राजपुत्र, तो पुत्र मेन है, इसमें राज है, राज ही राज होगा तो उससे कोई अर्थ हमें कुछ वो नहीं हो रहा है। राजपुत्र में मेन तो पुत्र पे फोकस हो रहा है ना, कि कौन है ये? राजपुत्र, राजा का पुत्र है। तो यहाँ पे राजा इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि पुत्र इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे उत्तर पद लास्ट वाला शब्द इम्पोर्टेंट होता है। उत्तर पद प्रधान मतलब मुख्य होता है या इम्पोर्टेंट होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी विभक्ति चिन्ह उसमें छुप जाते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। समझ में आ गया? जब समास विग्रह करोगे उसमें के लिए, पर, ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग बीच में होगा तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होगा, तो वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। तो इसमें से, के लिए, की, में, को, से, ये शब्द प्रकट हो रहे हैं। विग्रह करने पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है? ये तत्पुरुष समास। फिर आता है आपका द्वंद्व समास। देखो, द्वंद्व समास बहुत ही आसान है। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों की इम्पोर्टेंस बराबर होती है। उत्तर पद की भी और पूर्व पद की भी इम्पोर्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। जैसे माता, पिता, और एक ध्यान रखना, इसकी पहचान है, बीच में डैश होता है और ये दोनों पद जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास। खट्टा मीठा, तो खट्टा और मीठा दोनों एक दूसरे की अपोजिट, इसमें और शब्द से ये एवं और इसमें जुड़ा होता है, छिपा होता है। भाई बहन, भाई और बहन। रात दिन। अपना पराया, अपना और पराया या अपना अथवा पराया। आजकल, आज और आज या कल, तो इन शब्दों से ये जुड़े होते हैं और ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी ये क्या होते हैं? अपने विलोम शब्द होते हैं आपस में क्या होते हैं? ये विलोम शब्द होते हैं। माता का विलोम क्या है? पिता। दिन का विलोम क्या है? रात। इस तरह से इधर उधर, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें द्वंद्व समास होता है। ये इनके दोनों पद, जिस समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हों और विग्रह करने पर और, अथवा या आदि लगे, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है,
ये दोनों समास समझ गए, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह होते हैं और इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों को आसानी से आप समझ सकते हो। फिर आता है आपका द्वंद्व के बाद आता है आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास की पहचान सबसे पहले आपकी ये है कि इसमें क्या होता है, संख्यावाची शब्द होते हैं। इनका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। संख्या यानी अंक 1 2 3 4 5 इस तरह के इसका पहला पद होता है। जैसे एकदंत, चतुर्भुज, ऐसे दशानन, इस तरह के शताब्दी, चौमासा, त्रिनेत्र, नवरत्न। तो इसके जो पहला शब्द है, पहला पूर्व पद जो है हमेशा संख्यावाची होता है। तो इसमें क्या है आपका, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए। यानी इसमें मेन पहचान क्या है, पूर्व पद इसका संख्यावाची विशेषण होता है। विशेषण तो होता है कि विशेषता बताता है, संख्या के रूप में विशेषता बताते, यानी कि कितने हैं, जैसे 5 हैं, 10 हैं, इस तरह की संख्या का बोध कराता है। और जो समस्त पद है, पूर्व मतलब दोनों पद मिला के जो समस्त पद है वो किसी समूह का ज्ञान कराता है। क्या कराता है, समूह का ज्ञान कराता है। तो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास। ठीक है, जैसे शताब्दी 100 सालों का, 100 युगों का समूह, तो क्या हो गया, शताब्दी। त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समाहार, 3 नेत्रों का समाहार त्रिनेत्र। चौमासा 4 मास यानी 4 मासों का समूह चौमासा कहलाता है। नवरत्न 9 रत्नों का समूह नवरत्न। इस तरह के जो संख्यावाची शब्द होते हैं वो द्विगु समास में आते हैं। ठीक है, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, अठन्नी 8 आनों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समय समाहार जो है, पंचतत्व 5 तत्वों का समूह, नवरत्न 9 रात्रियों का समूह, पंजाब 5 आबों का समूह। क्या है, 5 आबों का समूह पंजाब। ठीक है, 5 आबों का समूह पंजाब। इस तरह से आपका ये बनता है द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान आपकी सबसे पहले है कि पहला पद जो है उसका संख्यावाची है, और दूसरा द्वंद्व समास में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तीसरा तत्पुरुष पढ़ाया था, तत्पुरुष में आपका क्या है, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। फिर आता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास होता है। इसमें क्या होता है, जो उत्तर पद है वो क्या होता है, विशेष्य यानी संज्ञावाची होता है, संज्ञा होती है। और विशेष्य और विशेषण मैंने आपको पढ़ाया था। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, वो क्या होते हैं, विशेष्य। तो सबसे पहले इन कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य दोनों जो पद होते हैं आपस में क्या है, विशेषण और विशेष्य। एक विशेष्य है और दूसरा विशेषण। तो विशेषण पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य, यानी जो पूर्व पद है वो उत्तर पद की विशेषता बताता है। मेन बात क्या है कि जो पूर्व पद है वो उत्तर पद की विशेषता बताता है, तो वो क्या कहलाता है, विशेषण। तो इसमें आपने देखा होगा कि मृग नयन, मृग और नयन, तो नयन उत्तर पद है, मृग क्या है, पूर्व पद। तो मृग के समान नयन, नयन कैसे है, नयन की विशेषता क्या है, मृग के समान है। जिस तरह से मृग के नयन होते हैं उस तरह से नयन है, तो वो क्या है, मृग नयन। तो नयनों की विशेषता बता रहा है। उत्तर पद नयन और पूर्व पद मृग है, तो यानी उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बताता है।
पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास। तो नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, तो क्या है, नीला कमल भी लिख सकते हो, नीला कमल भी लिख सकते हो, और नील कमल, नीला कमल, नील कमल कैसा है, नीला। तो कमल की विशेषता बता रहा है, पूर्व पद उत्तर पद कमल है, पूर्व पद नीला। तो इस तरह से जहाँ पर विशेषता पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है वो समास क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद, तो 4 समास हो गए आपके। तो अभी आप लोग इतना पहले इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेसन है तो इसको मैं पूरा एक साथ नहीं कराऊंगी क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आप इन 4 समासों को देखें, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके 2 समास और एक्सरसाइज आपको करवा दूंगी। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिए क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रत्येक समास की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, समास विग्रह करने के लिए भी आता है और समास जोड़ने के लिए भी आता है। तो इसलिए इस लेसन को ध्यान से आप देखिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। समास की डेफिनेशन भी आ सकती है, देखो 2 नंबर की परिभाषा हो गई, 2-2 नंबर के अगर सबके समास विग्रह करने को आ गए, या इसमें ये भी आता है कि कुछ शब्द दिए होते हैं तो आपको उसमें समास बताना होता है, विग्रह भी करना होता है और उसका समास का नाम भी उसमें लिखना होता है कि ये कौन सा समास है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। और जहाँ तक आपके अगर MCQ होंगे तो इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।